नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को भारत के वायसराय के बारे में बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है दोस्तों, और एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही रखा हूँ जो अपने यूपीएससी और सभी स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि बता चुका हूँ, आज की वीडियो में आप लोगों को क्या बताऊँगा, भारत के वायसराय के बारे में। तो भारत के वायसराय के बारे में देखते हैं दोस्तों। हम लोग भारत में अब तक हम लोग 20 वायसराय के बारे में पढ़ते हैं, और 21वें जो थे अपने सी राजगोपालाचारी, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और अंतिम भी यही थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भी थे और अंतिम भी यही थे। अगर बात करें भारत का अंतिम वायसराय, मतलब भारत में अंग्रेजों का अंतिम वायसराय कौन सा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वायसराय कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग है। इन सब का नाम आएगा आगे चल करके। ये पूरे के पूरे जो 20 हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। पहला कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये 1856 से 62 तक रहे। कायदे से 1856 से ही वायसराय नहीं बने थे, 1858 में बने थे ये वायसराय। चलिए देखते हैं इन सभी को पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में। जैसे कि दोस्तों, अपना पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक थे? 1856 से 1862 तक। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा, चलिए इनका नाम देख लेते हैं। इनका नाम क्या था? और चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता था। कैनिंग 1856 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। क्या है? 1856 से 1858 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 1858 के बाद फिर ये भारत के वायसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ये जो लॉर्ड कैनिंग हो क्या, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये एक कुशल राजनीतिक, और 1857 का जो मेन क्रांतिकारी विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था, उसको समय भारत के गवर्नर जनरल भी यही थे। बात करें दोस्तों, कैनिंग 1858 के बाद भारत के वायसराय बने थे, और ये भारत के पहले वायसराय हैं। ये तो पहले ही बता चुका हूँ, इनके समय सैनिक विद्रोह हुआ था। कैनिंग के समय में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। मतलब क्या है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के समय ही हमारे यहाँ हाईकोर्ट की स्थापना हुआ है। साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग के समय ही हमारे यहाँ भी विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। और हाईकोर्ट कहाँ का बना था? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो सेम कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, यहाँ 3 जगहों पर ही क्या हुआ, अपने यहाँ विश्वविद्यालय खुला हुआ है। बात करें दोस्तों, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। इस समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। मतलब विधवा पुनर्विवाह भी किसके समय में स्वतंत्र रूप से लागू हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए अब हम लोग अगले वायसराय को देखते हैं। तो हमारे अगले वायसराय हैं दोस्तों लॉर्ड एल्गिन। अगले वायसराय कौन है? लॉर्ड एल्गिन है। इनका शासनकाल था दोस्तों 1862 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन भारत के वायसराय बने थे। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावी आंदोलन का सफलतापूर्वक इसने दमन किया था। तो बहावी आंदोलन का सबसे पहले मतलब सफलतापूर्वक दमन किसने के काल में हुआ था? तो लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था, और उसी ने किया था। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु दोस्तों 1863 में हो गई थी। क्या हुआ? 1863 में ही 1 साल के में ही मर गया। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था। जब ये मर गए तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक 2 लोगों को बनाया गया था। एक थे सर रॉबर्ट नेपियर, ये नवंबर 1863 से दिसंबर 1863 तक रहे। उसके बाद फिर सर विलियम डेनिशन को बनाया गया था दिसंबर 1863 से जनवरी 1864 तक। ये 2 लोग जो थे भारत के कार्यवाहक वायसराय बने थे दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग। अगले हमारे वायसराय हैं सर जॉन लॉरेंस। अगले वायसराय कौन है अपने? सर जॉन लॉरेंस है। इनका काल कब से कब था दोस्तों? 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक था। जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया था, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो शानदार निष्क्रियता का नीति किसने अपनाया था? सर जॉन लॉरेंस ने अपनाया था दोस्तों। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। 1865 में इन्हीं के सर जॉन लॉरेंस के समय में ही क्या हुआ दोस्तों? भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया है। इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था, मतलब प्रथम समुद्री टेलीफोन सेवा 1869 से 70 कायम की गई थी। मतलब क्या है? सबसे पहले टेलीफोन सेवा किसके समय पर स्टार्ट हो गया था दोस्तों? सर जॉन लॉरेंस के समय ही स्टार्ट हो गया है। सर जॉन लॉरेंस के समय में उड़ीसा में 1866 ईस्वी तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा है।
मतलब क्या है दोस्तों, सर जॉन लॉरेंस के समय पे भी बहुत लोगों के समय पे अकाल पड़ा है, लेकिन इनके समय में भी क्या हुआ है, अकाल पड़ा है। और किस एरिया में पड़ा है, उड़ीसा में पड़ा है, और बुंदेलखंड तथा राजपूताना के क्षेत्र में अकाल पड़ा था। लॉरेंस ने सर जॉन कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का भी गठन किया है। तो अकाल आयोग का गठन किसने किया, अपना सर जॉन लॉरेंस ने किया था। इसके कार्यकाल में पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में क्या है दोस्तों, पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। अगले वायसराय के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड मेयो। कौन है दोस्तों, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 ईस्वी से लेकर के 1872 ईस्वी तक। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया था। तो भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किसके कार्यकाल में हुआ दोस्तों, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ है। मतलब क्या, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन ये एकदम अच्छे से जनगणना नहीं हुआ है, वो बाद में होगा, लेकिन थोड़ा सा जनगणना का स्टार्ट इनके समय से, लॉर्ड मेयो के समय से हो गया था। बात करें मेयो के काल में 1872 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1872 में क्या है, अजमेर और राजस्थान में क्या किया गया है, मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया है दोस्तों। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना भी मेयो के कार्यकाल में ही हुआ है। मतलब भारतीय सांख्यिकी बोर्ड, कृषि विभाग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। लॉर्ड मेयो की एक अफगान ने 1872 ईस्वी में चाकू मार करके हत्या कर दिए थे। मतलब एक अफगानवासी था, उसने 1872 में क्या किया, इसकी चाकू मार करके हत्या कर दिया था। तो लॉर्ड मेयो की मौत के बाद सर जॉन स्ट्रेच, जो कि फरवरी 1872 से फरवरी 1872, और द लॉर्ड नेपियर, ये फरवरी 1872 से मई 1872 तक भारत के कार्यवाहक वायसराय रहे थे। तो इनके बाद भी ये भी मरे, तो कितने लोग कार्यवाहक वायसराय बने दोस्तों, तो 2 लोग बने थे। अगले वायसराय के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन है दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका जो शासनकाल था 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 में भारत के वायसराय बने थे। इनके समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। बंगाल में अकाल किसके समय पड़ा है दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पड़ा है। वह ग्लैडस्टोन के विचारों का समर्थक और उदार दल का था। मतलब क्या था, ये जो नॉर्थब्रुक था वो ग्लैडस्टोन के विचार के समर्थक थे और उदार दल के थे। भारत में उसकी नीति करों में कमी, मतलब क्या है, वो टैक्स में कमी करवाने पे लगा हुआ था। आवश्यक कानूनों को ना बनाने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी। मतलब क्या था, वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो थोड़ा भारतीयों का हित चाह रहा है। कर में कमी कर रहा है, किसानों को अतिरिक्त भार ना पड़े उसके लिए काम कर रहा है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ है, पंजाब में हुआ है। किसके समय हुआ है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ है। नॉर्थब्रुक ने 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत किया था। मतलब पद से हटाने का काम गायकवाड़ को के जो शासक थे उसको नॉर्थब्रुक ने ही किया है। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत का यात्रा 1875 में संपन्न हुआ था। मतलब क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि एडवर्ड तृतीय हैं, इनके एक समय में क्या हुआ है दोस्तों, ये आए थे भारत का यात्रा करने के लिए। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ था। तो स्वेज नहर किसके कार्यकाल में खुला था दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में खुला था। अगले वायसराय का देखते हैं दोस्तों। तो हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिंटन। कौन है दोस्तों, लॉर्ड लिंटन। इनका शासनकाल था 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक। लॉर्ड लिंटन प्रथम, ये लॉर्ड लिंटन प्रथम है, एक लॉर्ड लिंटन और आएंगे। 1876 ईस्वी में भारत के वायसराय बने थे। इसका पूरा नाम रॉबर्ट बुल्वेर लिंटन एडवर्ड था। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों, रॉबर्ट बुल्वेर लिंटन एडवर्ड था। ये अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसका एक उपनाम और भी था, ओवेन मेरेडिथ। क्या नाम था इसका, और एक ओवेन मेरेडिथ भी था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य में ऐसे ओवेन मेरेडिथ नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है, वायसराय के नाम पर तो ये लॉर्ड लिंटन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर साहित्य की बात करें दोस्तों तो ओवेन मेरेडिथ के नाम से इनको साहित्य के क्षेत्र में जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। इसके समय भी अकाल पड़ा है। इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किया है। इसने भी एक अकाल आयोग का स्थापना किया है। लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और एक राज अधिनियम पारित करके 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था।
तो किसके कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया है दोस्तों? लॉर्ड लिंटन के समय दिया गया है। इसके बाद देखते हैं, लिंटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया है। तो अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना किसने किया है दोस्तों? लॉर्ड लिंटन ने किया है। इसके कार्यकाल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। बताया था आप लोगों को दोस्तों, सबसे जो है बेकार शासक या सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय अगर कोई है तो लॉर्ड लिंटन ही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, जिसके कारण क्या हुआ था दोस्तों, स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों आदि को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर बंद कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में आप लोग को बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, इसके समय में शस्त्र एक्ट भी आया था। इसको आर्म्स एक्ट भी कहा जाता है। 1878 में हुआ, जिसमें भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने पर रोक लगा दिया गया था दोस्तों। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटा करके 19 वर्ष कर दी है। सब काम भारतीयों के खिलाफ ही कर रहा है। एक तो आर्म्स एक्ट ला दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया, हमारे साथ ही सिविल सेवा परीक्षा में भी आयु को कम कर दिया। तो ये सब क्या है? एक अलोकप्रिय वायसराय का निशानी है। इसके बाद अपने अगले वायसराय है दोस्तों लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, ये सबसे अच्छे वायसराय माने जाते हैं, सबसे लोकप्रिय वायसराय माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। इनका जो कार्यकाल था वो 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक था। बात करें दोस्तों, लॉर्ड रिपन इतना में वायसराय रहे थे। रिपन के ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। देखिए, जो लॉर्ड लिंटन था उसका सब काम को सुधारने का काम इन्होंने किया है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, लोकप्रिय कहे जाते हैं। 1882 में इन्होंने क्या कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया है, जिस कारण से प्रेस में के मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर के कितना कर दिया दोस्तों? 21 वर्ष कर दिया था। रिपन के काल में भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। बताया ना, सबसे पहले उसके समय हो गया था स्टार्ट, लेकिन मेन नियमित जनगणना अगर पूछेगा एग्जाम में तो कब से हुआ है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ है, 1881 में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा लाया गया था। रिपन के समय में 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था और 1882 में स्थानीय शासन प्रणाली की भी शुरुआत किया गया है। देखिए दोस्तों, रिपन के समय में 1882 में क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? तो शिक्षा से संबंध है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में ही पारित हुआ था। इसमें भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनाने का अधिकार दे दिया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। देखिए, अब क्या है, लॉर्ड रिपन हर काम अच्छा कर रहे हैं, तो इन्होंने एक चीज़ क्या बोला कि हाँ चलो, अब जो भारतीय हैं उनको भी क्या कर दे, हम जज बना दे, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करे, फैसला सुना सकें। तो इसका बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था दोस्तों ब्रिटिश संसद में, और उसके बाद फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। अगले वायसराय को देखते हैं दोस्तों हमारे। तो अगले वायसराय हैं लॉर्ड डॉफ्रिन। लॉर्ड डॉफ्रिन का शासनकाल था दोस्तों 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक। लॉर्ड डॉफ्रिन 1884 में भारत के वायसराय बने थे। डॉफ्रिन के काल में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हो। इसी समय क्या हुआ था, बंगाल टेनेंसी एक्ट मतलब किराया अधिनियम, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। डॉफ्रिन के समय में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और वर्मा को भारत में मिला दिया गया था। वर्मा जो है मतलब म्यांमार क्या है, भारत में उस समय मिला दिया गया था। लॉर्ड डॉफ्रिन के समय में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण भी किया गया था। अगले वायसराय को देखते हैं दोस्तों। तो हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड लैंसडाउन। कौन है दोस्तों? लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल था 1888 से 1893 ईस्वी तक। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है, नाम से जाना जाता है, कि निर्धारण 1893 में लैंसडाउन के समय में हुआ था। तो जो डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों, वो किसके समय निर्धारित हुआ है? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय निर्धारित हुआ है। बात करें दोस्तों, इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर डुरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ है दोस्तों? एक अफगानी था, अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच में हुआ था।
1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय लाया गया है? लॉर्ड लैंसडाउन। और ये भी डाउन कर देते हैं महिलाओं का काम करना, 12 घंटे से ज़्यादा उनको काम नहीं करा सकते हो। इसके बाद है दोस्तों, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1891 में एज ऑफ कॉन्स्टेंट बिल पास हुआ था। एज ऑफ कॉन्स्टेंट बिल पास हुआ, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के यौन कृत्यों के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी गई, जिसमें लड़कियों की यौन सहमति की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। इससे कम उम्र में यौन संबंध बनाने पर इसे बलात्कार माना जाएगा, चाहे वो विवाहित ही क्यों ना हो। मतलब क्या था? बाल विवाह करते थे और कम उम्र में क्या है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने से कम उम्र में वो माँ बन जाती थी, जैसे क्या है लड़कियों के स्वास्थ्य में, और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो इसको क्या कर दिया लॉर्ड लैंसडाउन ने, उम्र को बढ़ा दिया। अब 10 वर्ष नहीं, अब तुम क्या करोगे, 12 वर्ष के बाद, भले तुम बाल विवाह कर लियो तो कर लियो, 12 वर्ष के पहले किसी भी लड़की के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाएगा। हमारे अगले वायसराय है दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन है दोस्तों? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका शासनकाल था 1894 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक। बात करें, ये 1894 में एल्गिन द्वितीय भारत के वायसराय बने थे। इसके काल में 1895 से 98 ईस्वी में मध्य और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार एवं मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? भयंकर अकाल पड़ा था। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारी की शुरुआत हुई और पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैड को गोली मार करके हत्या कर दिया था, और ये भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। तो दोस्तों प्रथम मतलब वो चापेकर बंधुओं ने किसके समय में WC रैड को मार दिया था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में मार दिया था। दोस्तों भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। भारत को क्या है दोस्तों? तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी, ये कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। बात करें दोस्तों हमारे अगले वायसराय का, तो हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। ये 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद 1899 में ये लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने। कर्जन ने 1899 से लेकर 1990 ईस्वी में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का नियुक्ति किया है। जब जब अकाल पड़ेगा तब तक एक अकाल आयोग का नियुक्ति किया जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की भी स्थापना किया है। कर्जन की ने शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जो 1904 ईस्वी में पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। लॉर्ड कर्जन ने सैन्य अधिकारों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया था। भूमि कर को और अधिक उदार बनाने हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 जनवरी 1902 को भूमि प्रस्ताव लाया गया था। तो भूमि प्रस्ताव किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन ने लाया था। बात करें दोस्तों, कर्जन ने 1901 ईस्वी में क्या किया था? सर कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया। 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश हुआ, जिसमें कम ब्याज दर पर उधार देने की व्यवस्था शुरू हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइनों का निर्माण लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन के समय में ही इंग्लैंड के रेल विशेषज्ञ रॉबर्टसन को भारत बुलाया गया था। उन्होंने वाणिज्य उपक्रम के आधार पर रेल लाइनों के विकास पर बल दिया था। बात करें दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया था। मतलब भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ है? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, जिसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात स्टार्ट हो गया था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ है? बहुत बार एग्जाम पूछा है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है, याद रखिएगा। 1905 में क्या है, लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देखते हैं हमारे अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये 18 नवंबर 1905 से 23 नवंबर सन 1910 तक भारत के वायसराय रहे थे। लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल बने। मिंटो के समय में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुआ है दोस्तों? 1906 ईस्वी में।
इसके कार्यकाल में 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ है। इसके कार्यकाल में 1909 ईस्वी में मॉर्लो मिंटो सुधार भी आया था। इन्हीं के नाम पर मॉर्लो मिंटो सुधार भी आया था। अगले वायसराय को देखते हैं दोस्तों। तो हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन है दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल था 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916 तक। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद ये वायसराय बने थे। हार्डिंग के समय में दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय हुआ है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। यहाँ पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की गई थी। तो भारत की जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी, उसको दिल्ली किसके कार्यकाल में ट्रांसफर किया गया दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही हुआ है। बात करें दोस्तों, 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जिस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उन पर एक बम फेंका गया, जिससे क्या हुआ दोस्तों? वो घायल हो गए थे। और 4 अगस्त 1914 ईस्वी को हार्डिंग के काल में ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो किसके कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। बात करें इसके समय में 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। मतलब क्या है, दो न्यूज़पेपर निकल रहे हैं, एक बॉम्बे क्रॉनिकल है और एक प्रताप है। बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन कौन कर रहा है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। और बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता कर रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही तिलक तथा एनी बेसेंट ने क्रमशः अप्रैल और सितंबर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। होम रूल लीग को स्थापना 2 लोगों ने किया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने किया और एक एनी बेसेंट ने किया है दोस्तों। तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था दोनों का गठन। 1916 ईस्वी में क्या हुआ है? लॉर्ड हार्डिंग ने को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगले वायसराय को देखते हैं दोस्तों। तो हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन है दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल था 1916 से 2 अप्रैल 1921 तक। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। मतलब अब मुस्लिम लीग भी साथ में आ गया। इस महायुद्ध में भारतीय सेनाओं को भेजने के कारण वह काफ़ी चर्चित रहे थे। मतलब क्या था वो? इसके समय में 1919 का रॉलेट एक्ट पास हुआ था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी व मोटेंगू चैम्सफोर्ड सुधार भी आया था दोस्तों। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था तथा 1917 ईस्वी में शिक्षा व सिलेंडर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुआ है। खिलाफत आंदोलन बात करें दोस्तों, 1920 से 21 में जो हुआ था, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत और तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुआ है। देखते हैं दोस्तों अगला अपना वायसराय। तो हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड रीडिंग। कौन है दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल था 1921 से 1926 तक। लॉर्ड रीडिंग के काल में 1921 में मोपाल विद्रोह हुआ है। मोपाल विद्रोह किसके समय हुआ दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ है। 1921 में M.N. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। रीडिंग के काल में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 में हुई थी। इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब से हुआ है दोस्तों? 1922 से हुआ है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ और महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उसको क्या कर लिया था दोस्तों? वापस ले लिया था। इसके बाद हमारे अगले वायसराय है दोस्तों लॉर्ड इरविन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लॉर्ड इरविन। देखिए दोस्तों, इरविन का पूरा नाम था लॉर्ड एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले एवं वुड इरविन। क्या था? लॉर्ड एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड इरविन था। 1926 ईस्वी में से 1931 ईस्वी तक वह भारत के वायसराय रहे थे तथा गवर्नर जनरल रहा था। भारत के वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल अत्यंत तूफानी कहा गया है। ठीक है। 1920 ईस्वी में आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन उस समय भी जारी था। 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कार्यविधि का मूल्यांकन करने के लिए जो साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था, उसके सभी सदस्य क्या थे दोस्तों? अंग्रेज थे। कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। गांधी जी ने अपने कुछ
अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा भी इसी के समय किया था, लॉर्ड इरविन के समय, और कुछ किया और जानबूझकर सरकार का नमक कानून को तोड़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नमक कानून किसके समय तोड़ा है दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन के समय तोड़ा था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ है? लॉर्ड इरविन के समय हुआ है। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही सविनय आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया था और कहा गया था कि अब गांधी जी जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो दोस्तों जो लॉर्ड लिंगटन है, जिनका कार्यकाल था 1931 से 1936 ईस्वी तक, तो लॉर्ड विलिंगटन जो कि 1931 ईस्वी से 1936 तक भारत के वायसराय रहे थे। 1931 ईस्वी में लॉर्ड विलिंगटन के बाद ये वायसराय बन करके भारत आए। इसके समय में 7 सितंबर से 2 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन का आयोजन किसके समय हुआ दोस्तों? लॉर्ड विलिंगटन के समय पर हुआ है। और इसके सम्मेलन में गांधी जी क्या कर रहे थे? कांग्रेस के साइड से भाग लेने गए थे। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस के लोगों ने भाग लिया था वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन ही था। कौन लेने गए थे? महात्मा गांधी। किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना से गए थे। ठीक है। पुनः अब उसके बाद देखिए, इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने गए थे। महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ दोस्तों? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः समझौता होता है। अगस्त 1932 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। दिसंबर 1932 में लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जो कि लंदन में हुआ था। और 1 अगस्त 1933 ईस्वी को गांधी जी ने दोबारा सविनय आंदोलन का शुरुआत भी लॉर्ड विलिंगटन के समय ही कर दिया था। 5 जनवरी 1934 ईस्वी को बिहार में आए भूकंप के झटके से काफ़ी नुकसान पहुंचा और भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी समय वापस ले लिया गया था लॉर्ड विलिंगटन के समय पर। बात करें दोस्तों हमारे अगले वायसराय का, तो अगले वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। कौन है दोस्तों? लॉर्ड वेवेल, जो कि 1943 से नहीं दोस्तों, लॉर्ड विलिंगटन के बाद जो हमारे वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो बने थे। इनका कार्यकाल था 1936 से 1943 ईस्वी तक। और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही पहले चुनाव कराए गए थे। सबसे पहले चुनाव किसके समय किया गया है दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ है। चुनाव के परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में रहे थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध में भारतीयों को सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं के समक्ष अगस्त प्रस्ताव रखा था। तो अगस्त प्रस्ताव किसने रखा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने रखा था, जिसमें भारतीयों को प्रलोभित करने के लिए अनेक प्रस्ताव रखे गए थे कि भारतीय क्या हो, विश्व युद्ध में भाग करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 19 फरवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया दिया गया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के विरोध के चलते उन्हें त्यागपत्र दे दिया था। मतलब गांधी जी ने किसी और को क्लाइंट रखा था, मतलब कोई और को बोला था कि ये जीतना चाहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो फिर गांधी जी को अच्छा नहीं लगा करके सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और अप्रैल 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी का गठन कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों बात करें हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सम्मिलित किए जाने के विरोध स्वरूप ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया था। इसी दिन अर्थात 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 22 दिसंबर 1939 को। लिनलिथगो ने के समय में पहली बार 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही आए थे और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल भी पड़ा था इनके समय पर। और आगे देखते हैं दोस्तों हमारे अगले वायसराय को, जो कि हैं लॉर्ड वेवेल। कौन है दोस्तों? लॉर्ड वेवेल। इनका कार्यकाल था 1943 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। लॉर्ड वेवेल 1944 ईस्वी में से 1947 ईस्वी तक भारत के वायसराय पद पर रहे थे। 43 और 44 एक ही है वैसे, कहते से 1943 में बन गए थे ये, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं। 1943 है वैसे, याद रखिएगा 1943 है। उसके समय में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। लॉर्ड पैंथ्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में
कैबिनेट मिशन जिसके सदस्य स्टेफेन क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे, भारतीय नेताओं से राजनीतिक मामलों में बातचीत करने के उद्देश्य से मार्च 1946 में क्या आए थे दोस्तों, दिल्ली आए थे। तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 में स्वतंत्र करने के, मतलब जून 1948 तक हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र कर देते, ऐसा घोषणा किया था उसने। उसके बाद जो हमारे अगले और लास्ट जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था और 3 जून 1947 को माउंटबेटन आयोग घोषित किया गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन घोषणा कब है, 3 जून 1947 को, जिसमें भारत विभाजन को भी शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में और भी वीडियो डालूंगा जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू।